हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारी यूपी टेट 2026 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग बाल विकास यानी कि सीडीपी की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 30 प्रश्न आपके जो है सीडीपी से आते हैं और इन 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस आज हम शुरू करेंगे। देखिए स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न आ चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। यानी कि आपकी कक्षा में मान लीजिए आप यूपी टेट पास करके टीचर बनते हैं तो आपकी कक्षा में 1 से 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपकी क्लास में कोई बच्चा एक अति सक्रिय बालक है जो बहुत ही सक्रिय रहता है, तो उसको आप कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो उसे क्या करेंगे, ऑप्शन ए है उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कितने बच्चे, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे अगर अति सक्रिय होंगे तो क्या करेंगे, आप सब पर कड़ी नज़र रख पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि बच्चा यदि अति सक्रिय है तो उसे हम श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इसके अलावा उसे हम क्या करेंगे, उसे क्लास का मॉनिटर बना करके अन्य जिम्मेदारियां देंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि श्यामपट्ट साफ करने का काम देने से ये तात्पर्य है कि बच्चे को हम क्या करेंगे, दूसरे कार्यों में भी हम उसको इंगेज रखेंगे ताकि वह बच्चा क्लास का माहौल या डेकोरम ना खराब करे। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है। यानी कि कह रहा है कि जो अलग अलग, पृथक पृथक का मतलब हो गया अलग अलग, समजातीय समूह का मतलब कि अलग अलग डिफरेंट जगहों से जो बच्चे आते हैं उन व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति जो है साधारणतया आधारित होती है। कैसी आधारित होती है, तो देखो ऑप्शन ए है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ऑप्शन बी है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या ऑप्शन डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो किस पर आधारित होती है उन बच्चों की अभिवृत्ति, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। देखिए सीधी सी बात है कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ सीखता है, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में रह करके सीखता है और अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा सीखता है। जैसे माता पिता कहा जाता है वैसे ही साधारणतः क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बच्चे किसी भी समूह से आए, किसी भी ग्रुप से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, उन पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो किसका, उनके अभिभावकों का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। अब आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, कैसे बैठाएंगे। ऑप्शन ए है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। जी नहीं, बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, हम उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की क्या हम सीखेंगे, तकनीक सीखेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तकनीक सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे कि कैसे उन्हें पढ़ाया जाए, कैसे सामान्य बच्चों के साथ। देखिए कहा जाता है ना, शिक्षा देने में कौन, ऐसे जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको शिक्षा देने के लिए प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन मतलब कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनको एक्टिविटी के माध्यम से करवाइए और बच्चों को खुद करके किसी चीज़ या कौशल को सिखाने की विधि पर बल डालना चाहिए। कुल मिला के ऐसे बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाता है। देखिए ऑप्शन डी नहीं बल्कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि वे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है।
उनका ऑप्शन सी है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि से हमें कोई मत लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि उनका अपने शिक्षार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करने का ज्ञान होना चाहिए। अगर बच्चा कोई सवाल लेके आता है, कोई डाउट लेके आता है और उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को अगर शिक्षक सॉल्व कर देता है तो ऐसी स्किल होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए किसके पास, उस शिक्षक के पास। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। पांचवा है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। यानी कि बच्चों में जो है संवेगात्मक समायोजन कहाँ प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तित्व निर्माण में, ऑप्शन बी है कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन सी है अनुशासन में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। देखिए संवेगात्मक समायोजन कहाँ पे, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे प्रश्न को। छठवां प्रश्न है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को है, यानी कि क्या करना चाहिए कक्षा में उससे विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे, क्या करना चाहिए, ऐसा क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, या फिर कहानी कहना या प्रश्न पूछना। अब देखिए मोस्टली बच्चे देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं कहानी, स्टोरी टेलिंग या फिर प्रश्न पूछने में कि बच्चा क्या करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि आप प्राइमरी लेवल के शिक्षक है, 1 to 5 लेवल पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे ना प्रश्न पूछने से इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऐसे बच्चों को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप कहानी कहेंगे तो बच्चों की क्या होगी, रुचि बनी रहेगी क्लास में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको, प्रश्न सॉल्व करते वक्त आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, एकदम अप्रोप्रिएट सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग। इसलिए देखते हैं छोटे बच्चों की किताबों में कितनी सारी कहानियाँ, स्टोरीज दी रहती हैं, पोएम्स दिए रहते हैं। सातवां प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। भाई विद्यार्थियों को हम स्कूल में क्यों खेलने देते हैं, क्यों उचित है यह। तो ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह बच्चों को सहयोग, यानी कि जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बच्चे बनाते हैं, सहयोग बनाते हैं, उनमें हेल्प करेगा, तथा बच्चों का जो शारीरिक संतुलन है उनका फिजिकल बैलेंस बनाने में भी क्या करेगा, उनका फिजिकल बैलेंस बनाने में बच्चों को मदद करेगा, विकास करेगा। यह क्या, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसीलिए उचित है कि उनमें सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, देखिए बालक को अपनी शक्ति एवं ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने का प्रशिक्षण ही क्या होता है, खेल का मेन उद्देश्य होता है कि फोकस ऑन द योर गोल, बैलेंस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देखते हैं। परिवार एक साधन है, तो किसका साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ शिक्षा में तो इग्नू आता है, क्या आता है, इग्नू आता है। अच्छा बात करें परिवार की, तो परिवार कैसा एजुकेशन का साधन है, कैसे शिक्षा का साधन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, अच्छा औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो स्कूल कॉलेजेस में दी जाती है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा परिवार में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नौवां प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, देखते हैं। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऐसा नहीं कि आप कोई भी महान पर्सनालिटी उठा लीजिए उसके बारे में बता दीजिए, तो क्या बच्चे में सामाजिक मूल्य विकसित होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति विकसित करके, या आदर्श रूप से बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। यदि बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकास करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, खुद ही क्या करना होगा, आदर्श रूप से बर्ताव करना होगा। उस शिक्षक को क्या करना होगा, तो आदर्श रूप से खुद बर्ताव करना होगा। और उसी कहा जाता है कि शिक्षक जो है समाज का क्या होता है, आईना होता है। जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा बच्चे भी क्या करेंगे, वैसा ही सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न हमारा है
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए? आप खुद से जैसे दिया है कि एक शिक्षक के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस जगह पे, इस शिक्षक की जगह पे मान लीजिए कि आप ही वो शिक्षक हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा इनमें क्या इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है कक्षा में समयानुवर्ती होना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या ऑप्शन डी है सुवक्ता होना है कि बहुत अच्छा भाषण दे लेना, बहुत अच्छा बोलना। तो इसमें से क्या हमारा राइट आंसर होगा? एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा है वह स्तर जिससे बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से, कैसे तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कहा जाता है। कौन सा स्टेज, कौन सा स्तर कहा जाता है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके यूपी टेट के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना सिर्फ यूपी टेट के लिए बल्कि यह एसटेट के लिए भी, जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन ए है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी होती है जिसमें बच्चा उस स्टेज में तार्किक रूप से सोचता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा क्या करता है? तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना शुरू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं सीखने की, उसमें से तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष की, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 12वें प्रश्न की। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना था। देखिए, क्वेश्चन आ भी गया कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास है उसके 4 स्पष्ट स्तरों को किसने बताया था? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या पियाजे ने? किसने बताया था? ऑप्शन डी राइट आंसर है, पियाजे ने बताया था। कौन कौन से स्तर थे? संवेदी पेशी अवस्था, पहली अवस्था जो कौन सी थी? संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की। दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था पूर्व संक्रिया अवस्था, जो कि कितने से 2 से 7 वर्ष चलती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी अवस्था कौन सी है? ये पूछा जाता है, आयु वर्ग पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रिया अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है। और चौथी अवस्था कौन सी है? तो चौथी औपचारिक संक्रिया अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था लगभग ये 11 या फिर 12 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है, और इसके बाद बच्चा कहाँ टीनेज में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदनात्मक या उदासीन? कैसी होनी चाहिए? जो कैसे अल्पवयस्क बच्चे हैं, वयस्क नहीं हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कैसा होना चाहिए? संवेदनात्मक होना चाहिए। क्यों संवेदनात्मक होना चाहिए, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, अल्पवयस्क जो बच्चे होते हैं उनके सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका? उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स का होता है, परिवार का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अगर यहाँ पे बच्चे इतने इमोशनल होते हैं कि आप इनके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो वो गलत बर्ताव को ही सीख जाएंगे, और अच्छा करेंगे तो अच्छा सीख जाएंगे। इसीलिए ये स्टेज जो है बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 14वां प्रश्न है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके लिए। कन्फ्यूजिंग 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज डेफिनेटली हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में? अब बताइए, इसमें से कहाँ पे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों के जो संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कहाँ पे कर देंगे? तो खेल के मैदान में, तो खेल के मैदान में होगा, लेकिन बट ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। विद्यालय में जो है चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे आपके डॉट्स दिए गए हैं, भरने हैं आपको। को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो किसको अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में विवेचित किया जा सकता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरवता को? किसको आप अनुप्रेरित शिक्षक के रूप में लेंगे? तो देखिए, किसको लेंगे? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। भाई, अगर आपने कोई पाठ पढ़ाया और उसके बाद बच्चा कोई प्रश्न ना पूछे
तो फिर क्या अनुप्रेरित है उस क्लास से? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने कोई पाठ, कोई चैप्टर पढ़ाया बच्चे से और बच्चा वहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा है आपसे, जो भी समस्या है उसको डिस्कस कर रहा है, तो मतलब बच्चा उस शिक्षण से आपके क्या हुआ, अनुप्रेरित हुआ है, तब तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 16वां प्रश्न है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो इसकी क्या मान्यता है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की? देखिए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी है बचपन आधारित आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। या ऑप्शन डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि बचपन क्या है, बचपन वृद्धि। बच्चों का यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। तो बचपन क्या है, वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, अनूठी अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि? तो शिक्षक को क्या क्या परामर्श दिया जाता है, किसके लिए? प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए। वो भी कौन सी कक्षा है, 5वीं कक्षा है। तो देखिए, आइए देखते हैं हम ऑप्शन इसके देख लेते हैं क्या क्या है हमारे। ऑप्शन ए है बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं उन्हें छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी है निम्न कोटि के पाठों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। भाई एकदम सरल प्रश्नों को आप ले लेंगे तो फिर हर बच्चा उसका आंसर दे लेगा, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना होगा। क्या कराना होगा, उन्हें अभ्यास कराना होगा। अगर कुछ भी आप प्रश्न दे, जो भी परीक्षा में आप टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, उन वैसे प्रश्नों का आप क्या करेंगे, उन बच्चों को डेली आप अभ्यास करवाएंगे, उनका रिवीजन करवाएंगे बार बार, ताकि ऐसे ही बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप एग्ज़ाम में और बच्चे क्या करेंगे, उन प्रश्नों को सही कर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे कठिनाई का अनुभव करेगा? असंगठित घर से, यानी कि घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चे का। अब ऐसे घर से जो बच्चा पढ़ने आएगा वो किस चीज़ में कठिनाई का अनुभव करेगा? देखिए, ऑप्शन ए है सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो सबसे ज़्यादा अगर उसको डिफ़िकल्टी होगी, कठिनाई होगी, तो कहाँ? ऑप्शन बी राइट होगा, स्वतंत्र अध्ययन में, इंडिपेंडेंट उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन बी उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। या ऑप्शन डी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है कि वह जैसे बच्चा अगर बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो आप उसके लिए जैसे अधिक वो प्रोग्रेस करे उसके लिए उसको अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक रेनफोर्समेंट देंगे आप, ताकि बच्चा और बेहतर कर सके। ऑप्शन बी है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है, यानी कि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? बिल्कुल नहीं, बाध्य करके आप पढ़ा ही नहीं सकते बच्चों को। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ऐसा भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। चेतावनी भी नहीं देना है, बच्चों को लिए क्या करना है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यानी कि इंटरेस्टिंग, उनको आप जो भी बताएंगे उनको इंटरेस्टिंग वे में बताइए। और डेफिनेटली जो है बच्चा, अगर आप उनको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे तो बच्चे चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 21वें प्रश्न को। हमारा 21वां प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत या अंतर्भुक्त रखा गया है? किसको? श्यामपट्ट को पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? श्रव्य साधन, श्रव्य मतलब सुनने। तो क्या श्यामपट्ट से आपको सुनाई देता, आवाज़ आती है? बिल्कुल नहीं।
दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो सैंपट क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। दृश्य साधन है, क्या है? देख सकते हैं। श्रव्य में क्या आता है? रेडियो आता है। दृश्य श्रव्य में क्या होता है? टेलीविज़न, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर भी है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये सभी क्या आते हैं? दृश्य श्रव्य साधन में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या इनमें से सभी। तो कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि श्यामपट्ट पर लिखना भी क्या है? शिक्षण कुशलता है। प्रश्नों को हल करना भी शिक्षण कुशलता है और प्रश्न पूछना भी क्या है? शिक्षण कुशलता है। अब आगे देखते हैं 23वें प्रश्न को। हमारा 23वां प्रश्न क्या है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब बताइए, इनमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उससे क्या होगा? बच्चों की जो भी चैप्टर आप पढ़ा ले उस पर उसकी पकड़ बनेगी बच्चे की, और बच्चा भी ऐसा महसूस करेगा कि भाई हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 24वें प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या मॉन्टेसरी ने? तो शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने? ऑप्शन सी राइट आंसर है, फ्रॉबेल ने किया था। देखिए 25वां प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू क्या करेंगे? तो आप स्वयं बच्चे के अभिभावक से मिलने जाएंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न हमारा कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो क्या है? शारीरिक शिक्षा प्रक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर? ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, कि छोटी कक्षाओं में खेल के बच्चे का शारीरिक विकास होगा और उसका क्या होगा? उसका फिजिकल एंड मेंटल दोनों डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 27वां प्रश्न हमारा क्या है? 27वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार या व्यवहारिक, किससे संबंधित है यह डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पठन विकार से। ठीक है, गणितीय से क्या होता है? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन जिसमें आता है वो डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए अफेज्या के मौखिक अधिगम दोष होता है, अफेज्या पूछा गया, अफेज्या भी। डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। देखिए ये सारे विकार जो हैं एक क्लासेस में दे दिए जाएंगे, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वो क्लास भी बहुत ही जल्द। 28वां प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, किसके साथ? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन बी है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। नहीं, देखिए विशेष रूप से ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बच्चों में क्या हो जाएगी? हीन भावना विकसित हो जाएगी और बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। पढ़ाई क्या, ओवरऑल किसी भी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें हीन भावना की वृत्ति आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपने आज की सेकंड लास्ट प्रश्न है 29वां, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? तो देखिए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बस यही हमारा राइट आंसर होगा डी, कि अधिगम में अभिप्रेरण का काम क्या होता है? अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग में अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेशन। तो लर्निंग में मोटिवेशन क्या काम करता है? तो नए सीखने वाले जो नए लर्नर हैं उनमें जो लर्निंग के लिए जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, उनको क्या करता है? सृजन करता है। ठीक है, अब आज का हमारा अंतिम और 30वां प्रश्न है यह, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, न्यून दृष्टि मतलब बच्चा अंधा नहीं है, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? निम्न स्तर के कार्यों करने के लिए माफ़ करना उचित है, उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, एवं ऑडियो सीडी के
ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चा अगर कम देख सकता है, न्यून दृष्टि है तो? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के ज़रिए उसको क्या करें, सहायता प्रदान मतलब ऑडियो सीडी के माध्यम से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये थे आज के हमारे CDP के किसके, बाल विकास के 30 प्रश्न। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 30 में से कितने आए, 30 में से 30 आपने लाया है, या 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और यह सीरीज़ हमारी कंटिन्यू एग्ज़ाम तक जारी रहेगी। इसके बाद से आपको हिंदी की भी क्लासेस बहुत ही जल्द, हिंदी, मैथ्स और भी जितनी क्लासेस हैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।